लवली तुम्हें समझ में आया? नहीं, नहीं समझ में आया, करेक्ट। मैं क्या बोल रही हूँ फिर से सुनो। अभी तक ये दोनों पॉइंट समझ में आया लवली, जो हम लोगों ने ये बोला कि माइनर के साथ किया हुआ सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, जैसे कि अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड। ये समझ में आया? यस, ओके। दूसरा है कि अ माइनर कैन बी प्रोमिसी और बेनिफिशियरी। ये समझ में आया? यानी माइनर को प्रॉफिट अगर हो रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो वो उसके लिए इंटाइटल्ड है, वो ले सकता है, लेकिन आप उससे कुछ नहीं ले सकते। ये क्लियर हुआ? यस, ठीक है। अब तीसरा, नो रेटिफिकेशन नहीं क्लियर हुआ। मैं फिर से बोलती हूँ, रेटिफिकेशन का क्या मतलब है कि मान लो शुरू में मैंने कुछ गलती कर दी, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, बाद में उस गलती को सुधारने के लिए आपने कुछ नया काम कर दिया और पुरानी गलती को आपने नए कॉन्ट्रैक्ट में, नए अग्रीमेंट में क्या क्या सुधार करके उसको इशू कर दिया, तो वो रेटिफाई हो जाएगा। लेकिन एक माइनर जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है और माइनर बोलता है कि मैं आपको ये पैसा दे दूंगा बाद में, तो माइनर से आप कुछ ले नहीं सकते। ये तो क्लियर है तुम्हें? माइनर से आप कुछ रिकवर नहीं कर सकते। क्यों नहीं यस, कर सकते? नो। क्योंकि यस माइनर मैम। के साथ पहले ही बोलता है कोर्ट कि आप माइनर के साथ मत कॉन्ट्रैक्ट करिए, माइनर में इतनी समझ नहीं है कि वो अपना अच्छा भला यस सोच सके और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो आपने कोर्ट ने मना होने के बाद भी आपने क्या किया, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए एक माइनर के साथ। अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है या वॉइड है? वॉइड वाइड है। है सर। हाँ, गुड मैम। करेक्ट। तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब इस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को बाद में वो माइनर, जब वो 16 साल का था तब उसने कहा था और वो वाइड हो गया था। अब वो 18.5 साल का हो गया है, ठीक है ना, 18 साल 2 महीने का हो गया है। अब वो बोलता है कि ठीक है, अगर वो वाला पुराना वाला तो मेरा वैलिड नहीं था, लाइए मैं उसी कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्रेश कर देता हूँ, वापस से फ्रेश करके दे देता हूँ आपको, लिख करके कि ये 5,000 मैं आपको अब दे सकता हूँ, ठीक है ना, फलाने डेट को दे सकता हूँ। तो ये कौन से 5,000 है जो उसने कम उम्र में लिया था, जब वो माइनर था तब लिया था, और बड़ा होने के बाद बोलता है कि अब मैं अब ये नया प्रोमिसरी नोट आपको दे देता हूँ, इस प्रोमिसरी नोट को मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, क्योंकि पुराना तो कोर्ट बोल रहा है इनवैलिड है, तो मैं ये दे देता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा, सिंस वो कॉन्ट्रैक्ट बचपना में किया गया था, तो उसको आप बड़े होकर के भी एग्जीक्यूट करें ये जरूरी नहीं है। वो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं था कभी, तो उसको एग्जीक्यूशन कैसे कंपलसरी हो सकता है? अब समझ में आया? यस, यस मैम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना, मैं ये तुम्हें ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, मुझे ऐसे लगता है। सपोज करो बचपन में मैंने किसी की शादी करा दी, बचपन में उसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना, क्या अच्छा है, क्या शादी होता है, क्या नहीं होता, अपना खेल हंसी उसके लिए खेल था, नाटक था, ड्रामा था, शादी हो गई। अब वो बड़ा हो गया, तो क्या है कि क्या वो शादी, वो शादी, मैरिज जो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो क्या वो शादी उसके ऊपर कोई बाइंडिंग है? क्या उसको उसको रेटिफाई करना है, अब उसको उसको सही कर देना है, लीगल कर देना है, वैलिड कर देना है, या फिर वो शुरू से ही अवैध था, ठीक है ना, शुरू से ही वाइड था, और उसकी पूरी, उसको वो कभी भी उसको वो वैलिड नहीं कर सकता। हाँ, अगर बड़े होने के बाद अगर आपको मर्जी है, आप करना चाहते हैं, तो शादी के केस में कोर्ट नहीं रोकता है। अदरवाइज क्या है, अगर आप किसी जो, ऐसे क्या होगा कि माइनर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा, कोई साइन करवा लेगा, और बाद में बोलेगा अब तो तुम मेजर हो गए हो, अब तुम कर दो काम, राइट? तो इस तरीके से माइनर के साथ गलत हो सकता है, इसीलिए माइनर को रेटिफिकेशन अलाउड नहीं किया गया। समझ में आया? आप खुद की मर्जी से डिसाइड करें कि क्या करना है, लेकिन फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बचपने में किया था उस कॉन्ट्रैक्ट को अभी रिफ्रेश करने की या फ्रेश करने की जरूरत नहीं है। समझ आया? यस मैम। आप पुराने एक्ट को क्या लिखा है, रेटिफिकेशन मीन सब्सिक्वेंटली ऑथराइजिंग एन एक्ट, यानी आपने जो पहले काम किया था उसको अब क्या कर रहे हो, अब धीरे धीरे मेजर होने के बाद ऑथराइज कर रहे हो, सही करने की कोशिश कर रहे हो, लीगल करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड था, तो अब कैसे लीगल हो सकता है? समझ में आया? अब मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती इसको। समझ में आया लवली? यस, क्लियर हुआ ना? नो रेटिफिकेशन का क्या मतलब हुआ कि बाइनर के द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मेजर होने के बाद भी उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते हैं आप। क्लियर? उसके साथ फ्रेश करिए, फ्रेश एग्रीमेंट करिए, दूसरा कोई एग्रीमेंट करिए, उसको एग्जीक्यूट करवाइए, लेकिन जो एग्रीमेंट उसने कम उम्र में किया था उसको वो अब भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, a minor cannot be asked for refund the benefits he is derived out of contract। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर को किसी तरीके का फायदा होता है, बेनिफिट होता है, राइट,
तो आप उस बेनिफिट को वापस नहीं मांग सकते हैं। अगेन मोहिरी बीबी और धर्मोदास घोष में क्या हुआ था कि माइनर ने मॉर्गेज पे अपनी संपत्ति रखी थी, ठीक है, मॉर्गेज में संपत्ति रखी थी और बोलता है 20,000 मुझे आपसे चाहिए, जिसमें से 8,000 उसको मिल भी गया था, रेस्ट 12,000 उसको लेना था। लेकिन बाद में मोहिरी बीबी ने कहा कि नहीं भैया, तुम मुझे 8,000 दे दो, मैं तुम्हें पूरा 20,000 नहीं देने वाली और अपना तुम सामान ले जाओ। उसने नहीं दिया तो कोर्ट में केस करने के लिए गया। कोर्ट में केस करने से कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि सिंस आपने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया था, माइनर के साथ किया था, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो आपका तो क्या गया, आपका तो जो 8,000 है वो तो गया ही गया, क्योंकि वो जो माइनर ने खर्चा कर लिया तो वो कहाँ से लाके देगा, है ना, वो कहीं कहाँ से लाके देगा, वो अपने पर डिपेंडेंट Yes, नहीं है, ma'am. वो तो भी माइनर है, तो वो भी आप उससे नहीं ले सकते। और साथ ही जो उसने मॉर्गेज किया था वो भी उसको वापस दो, ठीक है ना, क्योंकि उसको भी तुम सोल्ड नहीं कर सकते हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था तो वैलिड मॉर्गेज भी नहीं है ये, यू हैव टू रिटर्न दैट। तो क्या है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर को किसी तरीके का फायदा हो गया तो आप वो फायदा भी उससे वापस नहीं मांग सकते, नहीं ले सकते, जैसे कि हमने उस केस में देखा था। ये समझ में आया? आया समझ में लवली? Yes. सनी, यस मैम। समझ में आया? ये नेक्स्ट पॉइंट पे चले। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नो स्टॉपेल अगेंस्ट अ माइनर। स्टॉपेल का क्या मतलब होता है? स्टॉपेल मतलब क्या होता है कि, एक मिनट में बताती हूँ। सबसे पहले देयर कैन बी नो स्टॉपेल्स अगेंस्ट द माइनर इवन वेयर अ माइनर हैज मिसरिप्रेजेंटेड हिज एज, ही विल नॉट बी लायबल। स्टॉपेल का मतलब होता है कि अगर आपने पहले, अब रेटिफिकेशन याद रखना, रेटिफिकेशन यानी माइनर में किया गया कोई कॉन्ट्रैक्ट बाद में अगर वो मेजर हो जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को वो वैलिड बनाना चाह रहा है तो वो नहीं कर सकता है, ये रेटिफिकेशन हो गया। स्टॉपेल्स का क्या मतलब हुआ कि स्टॉपेल यानी कि अगर नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैंने तुम्हें आज कुछ बताया, मैंने अपने बारे में आपको कुछ भी अपना परिचय दिया, तो बाद में मैं उस परिचय से मुकर नहीं सकती हूँ। समझ में आया? समझ में आया? मैंने जो भी आपको बताया, जो भी अपनी कंपनी के बारे में रिप्रेजेंट किया है, अपना जो भी इंट्रोडक्शन हुआ, उससे मैं मुकर नहीं सकती हूँ। मेजर को ये रहता है, नो स्टॉपेल आप नहीं कर सकते, आप वापस नहीं जा सकते, आप अपनी बातों से मुंह नहीं फेर सकते, मुकर नहीं सकते। आपका बोला गया बात कमिटमेंट हुआ, उसी के बेसिस पर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, राइट। लेकिन माइनर को क्या होता है, माइनर के साथ ये रूल भी नहीं है, माइनर मुकर भी सकता है। समझ में आया क्या हुआ? अभी यस। समझ में आया? Yes. अब मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ तुम्हें। यहाँ क्या है, देयर कैन बी नो स्टॉपेल्स अगेंस्ट द माइनर, यानी एक माइनर के लिए स्टॉपेल का रूल भी नहीं इम्प्लीमेंट होता है। जो जो रूल आपको आपके कहे गए बात से मुकरने के लिए अलाउ नहीं करता है, वही रूल माइनर को बोलता है कि इवन इफ यू हैव मिस रिप्रेजेंटेड योर एज। मान लो कि किसी को कोई मिस्टर एक्स है जिसको पैसे की बहुत जरूरत है और वो अभी 17 साल का ही है या 18 साल में, अभी भी 2 महीना बचा हुआ है, लेकिन वो जाता है किसी के पास और बोलता है कि मैं, आप मुझे 50,000 रुपया दीजिए, मुझे बहुत जरूरी है, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। लोग बोलेगा अरे कैसे मैं तुम्हें दूं, तुम तो मुझे माइनर लग रहे। तो वो बोलेगा नहीं नहीं, मैं मेजर हूँ, ठीक है ना, मैं बड़ा हूँ। कभी कई बार तुम देखते हो बाल जो होता है, बाल क्या बोलते उसको, बाल मजदूरी, हाँ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, अनलॉफुल है, लेकिन चाइल्ड लेबर कई बार माँ बाप को पैसे की जरूरत होती है तो वो अपने छोटे बच्चे को भी बोलते हैं नहीं नहीं ये तो 18 साल का हो गया, अगर वो 16 का भी रहे 17 का भी है, और आप उसको रख लेते हैं। अगर आपने गलती से बोला है कि मैं 18 साल का हो गया हूँ, या मिस रिप्रेजेंट किया है कि आपको जरूरत थी और आपने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आपने गलत बोला कि आप 17 साल के होते हुए भी आपने कहा कि मैं 19 साल का हूँ, मैं 18 साल कंप्लीट कर चुका हूँ, और आपने इस बेसिस पर किसी से लोन ले लिया, किसी से फायदा ले लिया, बाद में माइनर क्या कर सकता है, माइनर बाद में बोल सकता है कि मुझे जरूरी थी, मुझे मजबूरी थी, तो मैंने ऐसा किया, मैं माइनर नहीं हूँ। जिस समय उसको वापस करना पड़ेगा उस समय अगर वो अपने ही कहे बातों से मुकरेगा तो कोर्ट मान लेगी कि आप माइनर है, आपका जो प्रूफ है वो देखेगी, और अगर आपका एज प्रूफ ये साबित करता है कि आप माइनर है तो आपके लिए अगेन वही कॉन्ट्रैक्ट, माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, इसीलिए अब आपसे दूसरी पार्टी कुछ रिकवर नहीं कर सकती है। समझ में आया?
यस मैम। अगर एक माइनर गलत रिप्रेजेंट करता है अपने एज को और किसी पार्टी को इंड्यूस करता है किसी एग्रीमेंट के लिए, तो उस एग्रीमेंट के अंदर उसने जो कुछ भी लिया होता है, जो कुछ भी उसका फायदा होता है, उसको वापस करने की उसको जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर एक आदमी झूठ बोल के ले आता है और बाद में पता चल जाता है कि ये माइनर है, तो अगेन वो माइनर वाले रूल्स ही फॉलो होते हैं, मेजर वाले रूल्स नहीं कि आपने गलती से मेजर बोला था तो अब मानिए, अब एग्जीक्यूट करिए। ऐसा नहीं होता है, उसको आजादी दे दी जाती है। उसके ऊपर इतना इसलिए है, लॉ को रहम आता है माइनर के ऊपर, क्योंकि वो समझता है कि एक बच्चा कुछ भी नहीं समझता, अच्छा बुरा अपना नहीं मान सकता। उसने जो भी किया है वो इनोसेंस में किया है, जानबूझ करके किसी को ठगने या किसी को बहलाने या किसी को नुकसान पहुंचाने के हरकत से नहीं किया। उसका इनोसेंस ऐसा है, वो इतना ज्यादा अज्ञानी है कि उससे ये गलती हो गई है, और इसीलिए उसको वो ये सारे बेनिफिट मिले हैं। एक तरह से बेनिफिट ही है ना, माइनर के नाम पर देखो ये उसको ये भी वापस नहीं Yes, ma'am. करना। समझ में आया लवली? Yes, ma'am. ये केस देखते हैं हम लोग। नहीं समझ में आए तो बोलो, मैं उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, कुछ दूसरा दूसरा एग्जाम्पल दूंगी ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। एक केस है यहाँ पे। हाँ, अब माइनर के केस में क्या है कि अगर माइनर ने झूठ बोल करके आपसे कुछ ले लिया फायदा, ठीक है, तो अब वो स्टॉपेल नहीं कर सकता, यानी कि बाद में वो मुकर भी सकता है। स्टॉपेल नहीं कर सकता मतलब, स्टॉपेल करने का मतलब क्या होता है कि आपको कोर्ट ने अलाउ नहीं किया, आपने बोले गए बातों से आप मुकर नहीं सकते। लेकिन माइनर को आजादी दे दी कि तुम अगर झूठ बोल के लिए हो तो भी तुम बोल दो, तुम छूट जाओगे। लेकिन आपके साथ माइनर कुछ आपसे कुछ रिकवर नहीं कर सकता, यानी माइनर से कोर्ट कुछ रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन अगर माइनर के पास कुछ बचा हुआ है, मान लो मेरे से किसी बच्चे ने 50,000 रुपया ले लिया, ये कह के कि मैं मेजर हूँ, ठीक है, और उसने क्या किया कि बाद में उसने कहा कि वापस नहीं कर पा रहा, एंड ही कम विद हिज एज प्रूफ, और उसने ये प्रूफ कर दिया कि वो माइनर है। तो अब क्या होगा, अब कोर्ट मुझे बोलेगी कि आपने जो इसको 50,000 दिया था वो तो अब इससे रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन माइनर को साथ ही बोलेगी कि जो बचा हुआ है तुम्हारे पास, मान लो तुमने 50,000 में 25,000 30,000 खर्चा कर दिया, लेकिन अगर 10,000 20,000 5,000 जो बचा हुआ है वो तुम क्या करो, वापस कर दो। यानी कोर्ट माइनर को रिस्टोर करने का हुक्म दे सकता है, प्रॉपर्टी को रेस्टोर करो, यानी जितना बचा हुआ है वो वापस जमा कर दो। जो खर्चा हो गया वो तो तुम नहीं ला सकते, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ शेष है तो यू कैन रिस्टोर दैट प्रॉपर्टी, वो तुम उन्हें वापस कर दो। समझ में आया? यस मैम। ठीक। क्या हुआ था मोहिनी बीबी और धर्मोदास को, उसमें उसने वो 8,000 भी खर्चा कर लिया था। जो कि खर्चा हो गया है तो वो 8,000 कहाँ से लाएगा, इसीलिए वो 8,000 भी गया, और उल्टा मॉर्गेज में जो सामान रखा था वो भी उसको वापस मिला। ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शेल है, शेल माइनर है, borrowed $400 from लेस्ले by misrepresenting that he was full age। शेल ने बोला लेस्ले को कि मैं पूरा मतलब मैं एक मेजर हूँ और मुझे 400 डॉलर तुम उधार दो। ऑन नॉन रिपेमेंट बाय शेल, जब सेल उसको वापस नहीं कर पा रहे थे वो पैसे, तो लेस्ली ने क्या किया, लेस्ली स्यूड फॉर रिटर्न ऑफ मनी। लेस्ली ने पैसे वापस लेने के लिए स्यू किया उसको, राइट, उसको स्यू किया, यानी उसके ऊपर केस किया, मुकदमा किया। और डैमेजेज के लिए भी, यानी $400 का, $400 और प्लस जो भी उसको डैमेजेज हुआ, मान लो उसका इंटरेस्ट गया, उसको जो भी मेंटल परेशानी हुई इस वजह से, उस डैमेजेज के लिए भी उसने स्यू किया। ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट लेस्ली कुड नॉट रिकवर दैट। क्यों लेस्ली ये रिकवर नहीं कर सकती है सेल से? हिज क्लेम फॉर डैमेज आल्सो फेल्ड। उसका जो पैसा है 400 वो तो वो वापस नहीं भी ले सकती, इवन डैमेजेज भी अपना नहीं ले सकती है, क्योंकि मनी कैन नॉट बी रिकवर्ड इवन ऑन इक्विटेबल ग्राउंड्स बिकॉज माइनर कैन नॉट बी आस्क्ड टू रिफंड मनी। माइनर को पैसे वापस करने के लिए नहीं बोला जा सकता है, एज द माइनर इज नॉट ट्रेसेबल बिकॉज द माइनर हैज ऑलरेडी स्पेंड द सेम। अगर वो पैसा माइनर ने ऑलरेडी खर्चा कर लिया है और उसके पास नहीं बचा है, तो वो आपको कहाँ से वापस करेगा, इसीलिए वो भी पैसा गया। हाँ, अगर उसके पास कुछ बचता है तो क्या होगा, कोर्ट उसको बोलेगी कि आप इस पैसे को वापस कर दो। समझ में आया? Yes, ma'am. समझ में आया ये? Yes, ma'am. ठीक है, ये समझ सबको आ गया ना, लॉ ऑफ स्टॉपेल क्या हुआ, विच इज नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन माइनर। आगे बढ़े सुरभि? आगे बढ़े? Yes, ma'am. चलो, नेक्स्ट है
लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज फॉर एग्जिस्टेंस। अच्छा, ये क्या है मैं बताती हूँ। अगर माइनर कहीं दूर रह रहा है, मान लो किसी बाहर शहर में रह रहा है जहाँ उसके पेरेंट्स नहीं रहते हैं, तो हम कहते हैं ना जो लोकल गार्जियन होते हैं, या जो मान लो मेरा कोई वहां पे जान पहचान का है, उसको मैं बोलती हूँ ना कि देखो मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, बच्चे को कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं नहीं उस टाइम में प्रोवाइड करा पाऊंगी, तो तुम नेसेसरीज फॉर एग्जिस्टेंस, जीने के लिए जो बहुत जरूरी, जैसे दवाइयां हो सकती हैं, कुछ खास तरीके का यूनिफॉर्म है जो नहीं है बच्चे के पास और स्कूल जाना है यूनिफॉर्म पहन करके, तो यूनिफॉर्म हो सकता है, बुक्स हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, खाने पीने का सामान हो सकता है, जिसके बिना एक आदमी नहीं रह सकता है। नेसेसिटी मतलब समझते हो ना? यस मैम, जरूरी जो बहुत जरूरी चीज। जब आप लग्जरी के लिए कुछ नहीं प्रोवाइड करिए, आराम के लिए, कंफर्ट के लिए, उसके लिए नहीं प्रोवाइड कराना है, लेकिन जीने के लिए जो जरूरी है वो नेसेसिटीज है, और नेसेसिटीज को प्रोवाइड करवाना। अभी मैं चलती हूँ वापस इस पॉइंट पे। अ माइनर स्टेट इज लायबल टू अ पर्सन हु सप्लाइज नेसेसरीज ऑफ लाइफ टू अ माइनर। माइनर स्टेट का मतलब क्या? माइनर का जो संपत्ति है, ठीक है ना, उसका जो भी उसका पार्ट है, हिस्सा है, आप माइनर से कुछ रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन माइनर का स्टेट लायबल है अगर आपने उसको जिंदगी जीने के लिए जो भी जरूरी चीजें थी वो मुहैया कराई है उसको थ्रू आउट द लाइफ। हाँ, तो आप उसके स्टेट में से वो चीज ले सकते हैं। समझ में आया? यस मैम, उसकी संपत्ति में से आप क्लेम कर सकते हैं। और टू वन whom द माइनर इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, या तो आप उसके संपत्ति में से जो भी उसके नाम पे है, जो भी उसके हिस्सा है, उसमें से आप रिकवर कर सकते हैं जो आपने खर्चा किया है उसको लाइफ लॉन्ग नेसेसरीज प्रोवाइड करने के लिए, या फिर उस आदमी से जो आदमी उसका लीगल केयर टेकर है। ठीक है? कभी कभी होता ना, मम्मी पापा नहीं है, मामा है, नाना नानी है, दादा दादी है, चाचा चाची है, कोई तो है जो उसका लीगल केयर टेकर होगा। उस लीगल केयर टेकर से आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। राइट? समझ में आया इतना? कुछ रिस्पॉन्ड किया करो आगे, अच्छा नहीं लगता है ऐसे बोलने में। ये समझ में आया? नाउ इफ एनी पर्सन सप्लाइड सम नेसेसरी थिंग्स टू अ माइनर और एनी अदर पर्सन whom such minor is legally bound to support is ruled by section 68। यानी सेक्शन 68 में ऐसा है कि अगर किसी आदमी ने किसी माइनर को या फिर किसी ऐसे लोग को जो माइनर का लीगल बाउंडिंग है, जिसके साथ माइनर का रिलेशनशिप है, ठीक है ना, उसकी उसकी हाउस हाउस मदर हो सकती है जो कोई काम नहीं करती है, घर में है और कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ भी इशू कराते हो तो आप क्या कर सकते हो? उस एसेंशियल सप्लाईज के लिए, जो जीने के लिए जरूरी था, उस एसेंशियल सप्लाईज के लिए आप क्या कर सकते हो? उसके स्टेट से या फिर वैसे आदमी से जो उसका केयर टेकर है, लीगल केयर टेकर है, उससे आप ले सकते हो। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, अब एक केस है नाश वर्सेस इनमैन। ठीक है ना, नैश और इनमैन का ये केस है। इनमैन जो था वो माइनर है जो कैम्ब्रिज स्कूल स्कूल लंदन में क्या कर रहा है? बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है। उसने क्या किया? उसके जो फादर हैं, उसने एक आदमी को जो वहां का टेलर था उसको बोला था कि देखिए जो भी यूनिफॉर्म है, जो भी एसेंशियल चीजें हैं वो मेरे बच्चे को आप प्रोवाइड करा दीजिएगा और मैं आपको वो पे कर दूंगा, ठीक है ना, बाद में। अब क्या किया कि इनमैन ने नास से $45 का एक वेस्ट कोट परचेज किया, ठीक है ना, एक कोट लिया, खरीदा। नैस ने इनमैन से पैसा मांगा तो इनमैन ने उसको नहीं दिया, तो अब क्या किया? नैस ने स्यू किया उस प्राइस के लिए इनमैन को। इनमैन फादर ने क्या किया? उसने प्रूफ कर दिया कि आपको जो ऑथराइज किया था मैंने, वो नेसेसरी सप्लाईज के लिए ऑथराइज किया था। आपने जो उसको वेस्ट कोट बेचा है, दैट इज नॉट एसेंशियल फॉर माय सन, क्योंकि उसके पास उस वैसे वैसे बहुत सारे कोट और है जो अभी सुटेबल कंडीशन में है, जिसको अभी यूज किया जा सकता है। तो अगर अगर एक भी नहीं होता और तब आपने उसको विंटर में कोई कोट दिया, दैट मीन्स कि उसको जीने के लिए सही चाहिए था, लेकिन उसके पास ऐसे 8-10 कोट है और अभी सारे कंडीशन में है, सारे यूजेबल है, तब भी आप उसको दे रहे हो। इसका मतलब कि आप अपना सेल बढ़ाने के लिए दे रहे हो। और फिर कोर्ट ने क्या कहा? सिंस ये एसेंशियल नहीं था, सिंस ये बहुत नेसेसरी सप्लाई नहीं है, इसीलिए अब आप इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. यानी कि रिकवर करने के लिए जरूरी है कि वो क्या हो? वो बिल्कुल Yes. नेसेसरी सप्लाईज हो। Yes, yes. ठीक है ना? अब माइनर इंसॉल्वेंसी,
ठीक है, माइनर क्या कभी इंसॉल्वेंट हो सकता है? बताओ मुझे। माइनर पहले से ही फक्कर है, वो क्या इंसॉल्वेंट होगा? उसके पास तो पहले से भी कुछ नहीं है। जब तक वो 18 साल का नहीं होता तब तक उसकी संपत्ति भी उसकी नहीं है। होता है ना? होता है ना? तभी तो Yes, उसको ma'am. कॉन्ट्रैक्ट नहीं Yes. करने का राइट मिला है। तो Yes, ma'am. माइनर कैन नेवर बी इंसॉल्वेंट, क्योंकि वो तो पहले से ही खाली है, खाली जेब है। ठीक है ना? तो आप उसको इंसॉल्वेंट कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट एज ही इज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स एंड ड्यूज। उसको आप कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं करार कर सकते हो, क्योंकि वो है ही नहीं किसी भी डेट्स और ड्यूज को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है ही नहीं। इवन फॉर द नेसेसरी ऑफ सप्लाई पर्सनली लायबल। पर्सनली नेसेसरी ऑफ सप्लाईज भी अगर आपने उसको किया है, कुछ स्टेशनरी दिया है, कुछ बुक्स दिया है, पढ़ाने का खर्चा दिया है, रहने का खर्चा दिया है, खाने पीने का दिया है, ये भी आप डायरेक्टली उससे नहीं ले सकते, उसकी संपत्ति से ले सकते हैं। क्लियर हुआ? Yes. नाउ माइनर एज ए पार्टनर। आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा है कहीं पर भी? पढ़ा होगा तुम लोगों ने, Yes. पवन सर ने कुछ ना कुछ बताया Partner. होगा। तो पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है कि पार्टनरशिप एक्ट में माइनर कैन नॉट बी पार्टनर, है ना? एक माइनर पार्टनर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सारे पार्टनर सहमति हैं, ठीक है ना, सारे पार्टनर का कंसेंट है, इफ दे आर अग्री, तो वो किसी माइनर को लाभ का हिस्सा बना सकती है, बेनिफिट का हिस्सा बना सकती है। नुकसान के लिए उसको नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर फायदा हो रहा है तो वो उसका हिस्सा माइनर को बना सकती है। समझ में आया? यही होता है Yes. पार्टनरशिप में। अ माइनर कैन नॉट बी पार्टनर और ही कैन नॉट एंटर इनटू ए पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली एक माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, तो वो पार्टनरशिप एक्ट में भी एंटर नहीं कर सकता। लेकिन अगर उस पार्टनरशिप के सारे पार्टनर्स अग्री हैं तो किसी माइनर को क्या कर सकते हैं? अपने प्रॉफिट का हिस्सा बना सकते हैं। समझ में आया? ही कैन बी एडमिटेड, देखो, ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस। अगर कोई फर्म ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है तो आप किसी माइनर को अपने प्रॉफिट का, बेनिफिट का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन आप उससे कुछ ले नहीं सकते। ही इज नॉट लायबल टू पे यू, इज नॉट लायबल टू टेक एनी रिस्क। ठीक है? क्लियर है? आपको ये पढ़ाया होगा सर ने पार्टनरशिप एक्ट में, याद करिएगा अगर पढ़ाया होगा तो। नाउ अब क्या है? माइनर एज एन एजेंट। बताओ ये क्या होगा? माइनर एज एन एजेंट। एजेंट समझते हो ना? Yes, ma'am. एजेंट क्या होता है? जो किसी मालिक के बिहाफ में काम करता है। मान लो कि मेरा कोई बहुत बड़ा बिजनेस है जो 3 4 5 शहरों में फैला हुआ है, और क्या है कि मैं सब जगह तो खुद नहीं जा सकती ना, बिजनेस डील करने के लिए, क्लाइंट से मिलने के लिए, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, या फिजिकली प्रेजेंट हो सकती हूँ एक साथ 7 8 जगह पे? No, ma'am. नहीं हो सकती। तो मैं क्या करूंगी कि डिफरेंट डिफरेंट शहरों में अपने एजेंट को ऑथराइज करूंगी, उनको ऑथराइज करूंगी, और उनके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इक्विवेलेंट टू द प्रिंसिपल। उनके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट ऐसे माना जाता है जैसे कि खुद प्रिंसिपल ने, प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? जो ऑथराइज करता है अपने बदले में किसी और को काम करने के लिए। तो जैसे कि खुद ओनर ने, खुद प्रिंसिपल ने वो काम किया है, वैसे उसको माना जाता है। अब क्या माइनर को हम एजेंट कर सकते हैं, एजेंट रिक्रूट कर सकते हैं? माइनर को एजेंट रिक्रूट कर सकते हैं, लेकिन एजेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर माइनर एक एजेंट है तो उसकी कोई रिस्पॉन्स, अगर वो कुछ गलत भी करता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? प्रिंसिपल की हो जाएगी। क्योंकि तुमने जानबूझ करके एक माइनर को एजेंट नियुक्त किया है, अगर वो गलती डील करता है तो भी वो तुम्हारे ऊपर बाइंडिंग हो गया। समझ में आया? तो प्रिंसिपल ये जानबूझ कर किसी माइनर, अगर वो करेगा किसी माइनर को एजेंट के रूप में रिक्रूट, तो वो जानते हुए करेगा कि मेरे एजेंट से अगर कुछ गलती हुआ, कोई गलत डील कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन कर दिया, उसका कारण मुझे नुकसान हुआ, तो वो नुकसान आपको बेयर करना पड़ेगा, उस एजेंट को नहीं, क्योंकि उस एजेंट को आपने ऑथराइज किया हुआ है। ठीक है ना? तो नॉर्मल इसीलिए बोलता है लोग कि माइनर को एजेंट नहीं नियुक्त करो, लेकिन कहीं कहीं परेशानी है, आदमी नहीं मिलता है। अगर आपने इशू कर किसी ने एक माइनर को एज एन एजेंट बना लिया है तो ठीक है, लेकिन माइनर द्वारा किया गया सारा डील की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? प्रिंसिपल की हो जाएगी। ठीक है? प्रिंसिपल माइनर से कुछ रिकवर नहीं कर सकता अगर उस एजेंसी के कारण कुछ भी उसको नुकसान हुआ होगा तो। समझ में आया? इसीलिए बेटर है कि आप माइनर को एजेंट मत बनाइए, लेकिन लॉ कहता है कि आप बना सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए कि आप अगर माइनर को एजेंट बनाते हैं तो उसके द्वारा किया गया सारे डील की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी।
समझ में आया? Yes. इसको एक्सप्लेन करूं और या समझ में आ गया? समझ आ गया मैम सब। ठीक है। अ पर्सन वर्किंग एज ए श्योरिटी फॉर अ माइनर। अच्छा, ये श्योरिटी क्या होता है? तुम लोग बता सकते हो श्योरिटी किसको कहते हैं? श्योरिटी। नहीं, मैं बताती हूँ। कोर्ट में हम लोग जब बैंक से लोन लेते हैं तो हमको गारंटर चाहिए होता है, जो गारंटी Yes, दे ma'am. कि मैं इसको जानता हूँ, इसको श्योरिटी बोलते हैं। जो Yes, गारंटी ma'am. देता है उसको श्योरिटी बोलते हैं। अब कोई श्योरिटी यानी कोई गारंटर जो माइनर के बिहाफ में साइन करता है, अगर माइनर पे नहीं करे तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है? श्योरिटी। Guarantee. माइनर की नहीं बनती है, श्योरिटी की बन जाती है। समझे? एनी पर्सन मे स्टैंड एज ए श्योरिटी फॉर एनी लायबिलिटी इनकर्ड बाय द माइनर, सच पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू ए माइनर्स क्रेडिटर बट नॉट अ माइनर। अगर माइनर कहीं से भी लोन लेता है, कहीं बैंक से लोन लेता है, तो बैंक उसको बोलता है कि जाओ तुम पहले गारंटर लेकर के आओ। इवन ज्यादातर हम देखते हैं एजुकेशन लोन में, राइट? अदरवाइज माइनर क्यों ही लेगा लोन कहीं से, ठीक है? लेकिन अगर एजुकेशन लोन में क्या करता है, वो लेता है तो उसको बोलता है कि जाओ जाकर के तुम श्योरिटी लेकर के आओ, बैंक बोलता है गारंटर लेकर के आओ। और जब गारंटर साइन करता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, और अगर माइनर वो पे बैक नहीं कर पाता है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, माइनर या श्योरिटी? श्योरिटी। Surety. ठीक, श्योरिटी। समझ में आ रहा है ना? Yes. Yes, ma'am. लास्ट दो और है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स और गार्जियंस ऑफ ए माइनर। पेरेंट्स गार्जियंस आर नॉट हेल्ड लायबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय ए माइनर। नॉर्मली पेरेंट्स या गार्जियंस को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जाता है माइनर के किसी एक्ट के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्योंकि सपोज करो माइनर ने तुमसे क्या किया, बोला कि अच्छा भाई मुझे तुम 500 रुपया दो, जाओ चलो मैं तुम्हें अपना मोटरसाइकिल दे देता हूँ, अपने पापा का गाड़ी बेच देता हूँ। माइनर बोल सकता है ऐसा, उसको नहीं समझ में है तो क्या अब पेरेंट्स गार्जियन उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर देंगे, अपनी गाड़ी दे देंगे 500 रुपए के बदले? किसी माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में 500 के बदले या 5000 के बदले अपनी गाड़ी दे देंगे किसी और को, कि बोलेगा आपका बच्चा तो कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब आपको ये करना पड़ेगा? होगा ऐसा? नो नहीं No, होगा। ma'am. इसीलिए No, ma'am. नॉर्मली पेरेंट्स और गार्जियंस को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जाता है वैसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो माइनर ने किया है, क्योंकि वो बाइंडिंग नहीं है, जिसने किया उसका नुकसान, ठीक है ना? माइनर का इसमें कुछ नहीं जाता। इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू आर फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज, यहाँ तक कि अगर किसी सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट किया है माइनर ने किसी के साथ या एसेंशियल सर्विसेज के साथ, तो भी आप डायरेक्टली पेरेंट्स या गार्जियंस को लायबल नहीं बना सकते हैं, राइट? जब तक कि आपको गार्जियन ना बोले। जैसे हमने देखा था ना उस केस में, इनमाम और नैश वाले केस में, पेरेंट ने बोला था नैश को कि आप इसको नेसेसरी ऑफ सप्लाईज प्रोवाइड कराते रहिएगा, लेकिन चूंकि वो नेसेसरीज ऑफ सप्लाईज नहीं था, उसके पास 8-10 कोट पहले से पड़े थे, अच्छे अच्छे कोट, उसके बाद भी वो उसको फटा चिटा नहीं था, बिल्कुल यूजेबल था, फिर भी वो उसको कोट दे रहा है। इसका मतलब तो आपने क्या किया, उस बच्चे को अपना बिजनेस का हिस्सा बना लिया है कि मेरा बिकता रहे, तो इसलिए नहीं ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ माइनर के कहने पर उसको दिया है तो आपको पैसा, अगर एक माइनर है जो किसी दुकान से रोज रोज जाकर के रसगुल्ला खा लेता है, अब क्या उसका पेरेंट रोज रोज जाकर के पैसा भरता रहेगा? मेरे निर्देश पर अगर आपने माइनर के लिए कुछ किया तब मैं पे करूंगा, माइनर के निर्देश पर अगर आपने कुछ किया तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब समझ में आया? इसको दोनों